तो फिर आज हम भाई फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी को पता है फंक्शंस क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं हम फंक्शंस? एक दफा बना दे उसको बार बार यूज कर ले। एक दफ़ा क्या बना दें तो उसको बार बार यूज़ कर लें। कोई फंक्शन बना दे एक दफा, उसे बार बार यूज कर सकते हैं। अच्छा, और कोई कैलकुलेशन हमने करके रख ली फंक्शन में, फिर उसको बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कोई अगर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की है तो उसको बार बार वो पूरी चीज़ें फार्मूला पूरा नहीं लिखना पड़े, उसको हम बार बार रीयूज़ कर सकें। बिल्कुल सही आप सबने बताया भाई। जैसा कि आपको पता है, आपने बिल्कुल स्कूल में बेसिक्स में सुना होगा कि भाई कंप्यूटर में क्या होता है, कोई इनपुट आता है, उसको हम प्रोसेस करते हैं और वो हमें क्या दे देता है भाई, आउटपुट दे देता है। बेसिक लेवल पे भी यही चीज़ होती है और एडवांस लेवल पे भी चीज़ यही है, लेकिन उसमें थोड़े से मेथड्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। इनपुट को लेने से पहले हम वैलिडेट करते हैं, आउटपुट को अच्छे से दिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेनली क्या है भाई, तीन चीज़ें क्या हैं? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, सेकंड रो पे आ जाए भाई, सेकंड रो पे। अच्छा, तो फंक्शंस में भी यही तीन चीज़ें होती हैं मेनली। क्या क्या? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अभी देखते हैं कैसे। अच्छा, एक मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का कीवर्ड लिखा, उसके बाद मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम, जो कि मैं दे दूंगा टेस्टिंग। उसके बाद ये गोल ब्रैकेट और करली ब्रैकेट। ठीक है, और इसके अंदर मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने एक लॉग लगा दिया और ये लॉग मैंने 3 दफ़ा 4 दफ़ा लगा दिया। सही है, अब इसके अंदर मैंने कुछ कोड लिखा, इसको सेव किया तो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, कैसे आएगा? फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कॉल करना भी बोलते हैं, और एक और क्या नाम है इसका? हाँ, फंक्शन को इन्वोक करना, ये भी इसका नाम है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो क्या होगा, ये सारा कोड चल गया, 4 दफ़ा आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, ये तो हो गया सिंपल सिंपल, हमने एक फंक्शन को कॉल कर दिया। लेकिन मैं, अच्छा, इसका नाम, बेहतर नाम क्या हो सकता है? प्रिंट नेम। ये क्या काम कर रहा है? प्रिंट नेम का काम कर रहा है ना। लेकिन अभी ये हमेशा शहजाद ही प्रिंट कर रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कोई और नाम ये प्रिंट करे मेरी मर्जी का, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? इसको इनपुट देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। अब ये यहाँ पे निहाल लिख दिया। अब क्या करूँ? अब क्या करें? यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे भाई हमें यहाँ पे नेम मिलेगा। अच्छा, ये वेरिएबल समझ लें आप, ये वेरिएबल्स जो है ना, इनका स्कोप इसके अंदर तक होता है। ये समझ लें आप, फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं, ये सिर्फ इस स्कोप के अंदर मिलेंगे, इसके बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और नेम क्या है? एक वेरिएबल समझ लेना। तो मैं नेम लिखूंगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? निहाल आ जाएगा? निहाल नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग में है ना। स्ट्रिंग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? वो नाम आ गया जो हमने फंक्शन को पास किया था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमने पास किया और वो इसके अंदर इधर आ गया। हाँ, ये वेरिएबल की तरह है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। हाँ, ऐसे ये पैरामीटर, ये आर्ग्यूमेंट है और ये आई थिंक पैरामीटर है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा। आर्ग्यूमेंट्स रिप्रेजेंट द आर्ग्यूमेंट्स पास टू अ फंक्शन। अलग से देख लेते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स वर्सेस पैरामीटर्स, तो ये आ गया। यहाँ पे देखें, ये जो है ना आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, वैसे ये नाम है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, इतना कुछ याद नहीं भी हो तो भी मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या है? नाम है। तो यहाँ ये इनको हम क्या कहते हैं? आर्ग्यूमेंट्स। जो हम पास कर रहे हैं, इनका नाम इन्होंने क्या रखा है भाई? और जो चीज़ रिसीव हो रही है यहाँ पे, इसका क्या नाम रखा है? पैरामीटर्स। ठीक है, अब इसमें फ़र्क कैसे होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर में? तो ये क्या है? पैरामीटर है।
पैरामीटर है ना, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ये नेम ही है, ये सेम है, लेकिन अगर मैं आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर दूँ आर्ग्यूमेंट को, तो अब देखें ये अलग अलग काम करेगा। मतलब फंक्शन को मैंने 2 दफ़ा रीयूज़ कर लिया, एक ही फंक्शन बनाया, उसको इस्तेमाल कितनी दफ़ा किया, 2 बार किया, तो ये 2 अलग अलग नाम प्रिंट होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? फंक्शन 2 दफ़ा चला। अच्छा, फंक्शन कैसे चलता है ये भी थोड़ा सा समझ लें। ये फंक्शन जब मैं ऐसे कॉल करता हूँ तो इस फंक्शन की एक कॉपी बनती है, वो चलती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये बात भी याद रखने वाली है, कहीं ना कहीं ये तंग कर सकती है आपको। तो क्या होता है, इसकी कॉपी बनती है, वो चलती है और वो ख़त्म हो जाती है। और कोई कुछ पूछ रहा था? अच्छा, उसके अलावा भाई इसमें और क्या होता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को तंग करती है, रिटर्न। अच्छा, इसमें पैरामीटर्स में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। हाँ, वो कॉमा दे के मैं कोई और चीज़ भी पास कर सकता हूँ, या मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। अच्छा, कोई भी डेटा टाइप हो सकती है इस चीज़ की, मतलब मैं यहाँ पे एरे भी पास कर सकता हूँ। चेक करते हैं क्या आता है। सेकंड लॉग किया मैंने सेकंड को, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड आया, नहीं अनडिफाइंड दूसरे वाले में पास नहीं किया इसलिए आया। ठीक है, यहाँ भी अगर मैं पास करूँगा तो वो मिल जाएगा। पास क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, खाली ऑब्जेक्ट पास किया मैंने, लेकिन ये आ गया यहाँ पे, सही है ना, और ये एरे भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हाँ लॉक करवाया ना, नहीं करवा, लॉक पहुँच गया है वहाँ पे। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा पहुँच गया नहीं पहुँच गया। अच्छा, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, एज पास कर देते हैं। ठीक है, और इसका क्या नाम रखना चाहिए, नाम कुछ भी हो सकता है। देखो अभी भी मैं सेव करूँगा चल रहा है, लेकिन बेहतर क्या है, क्या नाम रखा जाए, जो चीज़ है वही नाम रखा जाए ना। ठीक है, तो जितने चाहूँ मैं यहाँ पास कर सकता हूँ, सही है। कोई क्वेश्चन इसमें? अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई मुझे पता ही नहीं है कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने, फिर 10 हो 15 हो, तो मैं यहाँ बनाता जाऊँगा। अभी तो मैंने एज लिख दिया, फिर मैं लिखूँगा कि भाई THIRD थर्ड, उसके बाद फोर्थ लिख दिया, लेकिन अगर 10 पास हो रहे हैं, 9 पास हो रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कितने पास हो रहे हैं, फिर मैं क्या करूँगा। लूप किस पे चलाएं? इसका तरीका ये है कि जो भी लास्ट वाला है ना हमारा पैरामीटर, उससे पहले मैं 3 नुक्ते लगा दूं ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभी इसको हम प्रिंट करते हैं। अच्छा, नेम मैं कम कर दूं, यहाँ मैं लिख दूं TH थर्ड को प्रिंट करवाया तो एक खाली एरे आ गया। क्यों? क्योंकि अभी थर्ड, मतलब ऐसा थर्ड नहीं, इसका नाम कुछ और रखते हैं, एक्स्ट्रा पैरामीटर। ठीक है, तो इस वक्त कोई एक्स्ट्रा है ही नहीं, मतलब दो थे, पहला नेम में चला गया, दूसरा कहाँ चला गया, एज में, तो एक्स्ट्रा कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा होता, जैसे कि 6 है, तो वो कहाँ जाता, एरे के अंदर आ जाता। ठीक है, जावास्क्रिप्ट खुद से अगर 3 नुक्ते लगाएंगे तो जावास्क्रिप्ट खुद से क्या करेगा, एक्स्ट्रा पैरामीटर्स को इस वेरिएबल के अंदर एज एरे डाल देगा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट ने। असल में एक से ज़्यादा वैल्यूज थी ना ये, अब मुझे पता भी नहीं कितनी है। ठीक है, अगर एक ही आप देखें, जैसे 2 हो गई ना, अभी एरे नहीं होता तो फिर क्या, कैसे पता चलता। तो इस पे लूप लग सकता है और इस पे लूप लगता है। ठीक है, और ये रेस्ट ऑपरेटर है। हाँ, ये रेस्ट ऑपरेटर। चलो, अब तुमने नाम लिया तो लिख देते हैं यहाँ पे। आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ऑपरेटर की स्पेलिंग सही है। अच्छा, रेस्ट ऑपरेटर हो गया, और इसमें भाई कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्या हो सकता है,
5 आ गया, सही है। तो ये सारे किधर आ गए, एरे में आ गए। अब मैं इसके साथ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहूँ, इनको प्रिंट करवाना चाहूँ, मैं करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ 100 भी पास करना चाहूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात ये एक और बता दूँ आपको, ये जो console.log है ये भी एक फंक्शन है ना, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक चीज़ पास की तो इसने प्रिंट कर दी। इसके अंदर मैं कॉमा दे के दूसरी चीज़ पास करता हूँ, जैसे कि, तो ये प्रिंट कर देता है ना, ये मना तो नहीं करता। तो इसको पता है कि भाई मुझे कितने पैरामीटर्स रिसीव होंगे। हाँ सर ये तो एरे नहीं बना रहा। ये अच्छा नहीं, एरे तो नहीं बना रही है, लेकिन ये इतने सारे पैरामीटर्स ले कैसे पा रहा है। उसका जवाब है कि ये भी बैकग्राउंड में ऐसे यूज़ तो नहीं कर रहा होगा, लेकिन समझ सकते हैं कि ये क्या यूज़ कर रहा है, रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, और इससे सारी वैल्यूज़ ऐसे मिल रही हैं। अब उसका काम है प्रिंट करवाना, वो जैसे भी करवा रहा है, उसको मिल कैसे रही हैं इतनी सारी वैल्यूज़। मतलब होता है ना कि वो बोले भाई एक ही वैल्यू मैं ले सकता हूँ, एक से ज़्यादा मैं ले ही नहीं सकता, फिर मसला है। अगर मैं ये नहीं लगाता तो फिर ये मेरा फंक्शन कितनी वैल्यूज़ ले सकता है, सिर्फ तीन ले सकता है, सही। 3 के बाद वाली ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं ये अब नहीं मिलेंगी मुझे, ठीक है। एक्स्ट्रा में क्या आ गया, 6 आ गया, 6 लाइन नंबर 21, तो ये आ गया, सही है। तो अब ये जितनी भी अनलिमिटेड वैल्यूज़ ये भी ले सकता है और हमारा फंक्शन भी ले सकता है, ठीक है जी। कौन सा रेस्ट ये जितने एक्स्ट्रा वैल्यूज़ होती है ना, जितने एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होते हैं, उसको एक एरे में डाल के हमें दे देता है बस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का, इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का। सर ये पैरामीटर्स में वैल्यू पास करना जरूरी है। पैरामीटर्स में यहाँ पे ये वाला, ये नहीं पास करूँगा तो अनडिफाइंड मिलेगा। सर पैरामीटर में आर्गुमेंट क्या करता है? हाँ, पैरामीटर में आर्गुमेंट क्या काम करता है। अच्छा, आर्गुमेंट जस्ट यहाँ से जो हम चीज़ पास कर रहे हैं ना, जो चीज़ भेज रहे हैं उसका नाम है नहीं, आर्गुमेंट कीवर्ड लगता है ना पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट्स का कीवर्ड। अच्छा, वो कीवर्ड नहीं होता, वो वैसे वही होता है कि AR आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना वो हमें ऐसे भी मिल सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। बाकी सब चीज़ें बंद करता हूँ, लॉग्स ना। तो ये इसमें जितने भी ये पैरामीटर जो चीज़ें हमने पास की थी ना, वो सारी मिल जाती हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट इस तरीके से उसको हैंडल करता है कि आर्ग्यूमेंट्स के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। कम यूज़ होता है इसका, लेकिन ये भी है कि जितनी भी चीज़ें इस फंक्शन को पास हुई हैं ना, वो सारी इसके अंदर रखी हुई होती हैं आर्ग्यूमेंट्स के कीवर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, टेस्टिंग 2, कितना अच्छा नाम रखा है। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसके अंदर मैं क्या करा दूंगा, रिटर्न। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया था भाई, कंप्यूटर में क्या 3 चीज़ें परफॉर्म होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और इनपुट हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। प्रोसेसिंग हम करेंगे फंक्शन के अंदर। आउटपुट कैसे मिलेगा, आउटपुट मिलेगा रिटर्न से। अच्छा, रिटर्न कैसे यूज़ होता है, क्या करता हूँ मैं, रिटर्न के बाद कोई चीज़ रिटर्न करनी होती है तो वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने किया लॉग टेस्ट, अच्छा नहीं, चलो ऐसे ही होगा, टेस्टिंग 2, और आगे क्या करो, गोल ब्रैकेट लगा दी, पैरेंथेसिस लगा दिए, या माय फेवरेट गोल ब्रैकेट लगा दी। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ पास करना ज़रूरी है, क्यों, नहीं तो इधर भी तो फंक्शन ही कॉल हो रहा है ना, ये भी तो फंक्शन कॉल हुआ। नहीं, ये बात नहीं है, वहाँ पे रिटर्न किया, यहाँ पे रिटर्न नहीं किया। यहाँ पे भी रिटर्न कर सकता हूँ मैं, हर फंक्शन में रिटर्न होता है। गिव मी अ बेटर आंसर। हाँ, यहाँ पे मुझे पता था फंक्शन में कि भाई मुझे ये 3 चीज़ें मिलेंगी, तो मैंने पहले से लिखा हुआ था। यहाँ पे मैंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो फ़ायदा नहीं कुछ पास करने का। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं सेव करूं तो मैं क्या प्रिंट हो गया मेरे पास? शायद कहाँ से आया? ये तो मैंने ये फंक्शन को प्रिंट करवाया, प्रिंट मैंने फंक्शन करवाया, नाम प्रिंट हो गया, ये क्या चक्कर है? रिटर्न किया है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? बोले बोले। अच्छा, असल में ये, अच्छा इसको कॉल किए बगैर अगर मैं करूं तो फंक्शन ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने फंक्शन को प्रिंट करवा दिया। तो जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल करता हूं तो इस जगह पे जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, क्या बोला मैंने, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है ना, वहां पे उसकी रिटर्न वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख लेता हूँ, ये रिकर्जन में भी काम आएगा। फंक्शन कॉल हुआ है उधर रिटर्न वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से फंक्शन कॉल हुआ है ना, तो इसकी, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है? ये है, ऐसा ही है, ऐसा है नहीं है, है ना। तो यहाँ पे जहां से वो कॉल हुआ है यहाँ पे वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और ये अभी भी शहजाद आ रहा था और पहले भी क्या आ रहा था, सेम वैल्यू प्रिंट हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, फंक्शन में आप 2 दफ़ा रिटर्न नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं यहाँ निहाल लिख दूँ तो एक ही दफ़ा रिटर्न हो सकता है फंक्शन में, 2 दफ़ा रिटर्न। दूसरी एक और बात, अगर जैसे बहुत बड़ा सा फंक्शन है मेरा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें, उसके दरमियान मैंने कहीं भी अगर रिटर्न कर दिया तो वही फंक्शन रुक जाएगा, उसके बाद फंक्शन, उसके बाद वाली लाइन नहीं चलेगी। इसका क्या सबूत है वो भी देख लेते हैं। मैं इसके बाद लगाता हूँ लॉग तो ये नहीं चला, सही है। क्यों नहीं चला? रिटर्न के बाद फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके बाद वाली लाइंस नहीं चलती। और क्या होता है भाई रिटर्न में? रिटर्न में और कुछ होता है? अच्छा, अगर फंक्शन में इफ लगाऊं मैं एक ट्रू या कोई भी कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन में मैच करवा रहा हूँ कि अगर भाई टेम्परेचर 10 से ज़्यादा है, आपके मार्क्स 10 से कम है, जो भी है, और यहाँ पे कुछ लॉजिक वगैरह चल रही है, ठीक है। टेस्टिंग 1, टेस्टिंग 2, और इसके दरमियान में अगर मैं कहीं रिटर्न कर दूं तो फिर अब क्या होगा? कहानी सेम ही है कि भाई रिटर्न के बाद वाली लाइन नहीं चलेगी, लेकिन इफ एल्स नहीं रुका। रुका क्या है? फंक्शन रुका है। इफ एल्स में रिटर्न नहीं काम करता। अगर मैं इफ एल्स इसको ऐसे बाहर लिखूं तो फिर ये आ गया एरर। ये बोल रहा है भाई रिटर्न सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज होता है। समझ आई ये बात? समझ आई नहीं आई? तो इतना सन्नाटा क्यों है? लग रहा है कि कुछ भी समझ नहीं आ रही। टेस्टिंग 1 चला, टेस्टिंग 2 नहीं चला, स्टॉप हो गया। हाँ, क्यों नहीं चला भाई? बीच में रिटर्न किया, बीच में रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब इस टेस्टिंग 2 को बनाते हैं सम, और क्या करते हैं, इसमें 2 पैरामीटर्स लेते हैं, a कॉमा b, और मैंने यहाँ रिटर्न क्या किया, a प्लस b, और मैंने यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने सम को कॉल किया और मैंने लिख दिया यहाँ पे 5,3, ठीक है, बल्कि नहीं 5 + 3, और इसको भी फिलहाल हटा दिया। तो अभी क्या होगा? क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? सर ये आपने यहाँ प्लस किया, वहाँ पे प्लस किया, आपने यहाँ प्लस किया, ये क्यों नहीं? अच्छा, ये नहीं चले। आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे थे आप? डबल प्लस किया ना, डबल प्लस किया।
हाँ ये गलत किया मैंने, टेस्ट कर रहा था मैं। टेस्टिंग 2 इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा टेस्टिंग 2 तो ख़त्म हो गया ना भाई, वो तो सम बन गया था। अच्छा इसको सेव किया तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर मैं कॉमा दूंगा तो भी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने कहीं कंसोल डॉट लॉग नहीं किया। दूसरा ये कि अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू यहाँ पे कैसे आ सकती है। सम कॉल हुआ भाई, ये सम कॉल हुआ है ना, कैसे? नहीं सम को मैं कंसोल में नहीं डालूंगा, कोई और तरीका बताओ। हाँ कैसे, क्या करूँ? वेरिएबल, वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट और आगे क्या नाम रख दूँ? कोई भी नाम रख दूँ तो अब क्या होगा, चल जाएगा? चल जाएगा, ठीक है। सर आपने तो वेरिएबल अलग से बनाया ना? हाँ तो बना सकते हैं। फंक्शन को आपने वेरिएबल में सेव किया। फंक्शन को वेरिएबल में नहीं सेव किया, फंक्शन के नाम वही ना। फंक्शन को वेरिएबल में नहीं सेव किया। इस वेरिएबल में फंक्शन स्टोर नहीं है, इस वेरिएबल में फंक्शन स्टोर नहीं है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा हाँ देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। अच्छा सम का फंक्शन मैंने कॉल किया यहाँ पे, जैसे ही इसके आगे गोल ब्रैकेट लगी इसका मतलब क्या है भाई, ये कॉल हो रहा है। अच्छा अगर मैं ये हटा दूं तब भी कॉल ये हो रहा है, कैसे पता? कि भाई अगर मैं इसके अंदर लॉग लगा दूं ये कॉल रहा है, सही है, तो ये बोल रहा है क्या, ये कॉल तब भी हो रहा था, अभी भी होगा, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं मिल रही। तो हमने क्या किया, कॉन्स्ट, जब ये हमने किया तो अब क्या हुआ, ये जब चला इसकी रिटर्न वैल्यू क्या आएगी, 8 है। 8 कैसे आएगी? अच्छा ये 5 जो है, ये 5 गया ए में और यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 गया बी में और यहाँ पे आ गया 5 और ये 8 हो गया यहाँ पे। 8 को हमने रिटर्न किया तो रिटर्न कहाँ आएगा, रिटर्न वैल्यू कहाँ आएगी, जहाँ फंक्शन कॉल होता है वहाँ आ जाती है, ठीक है। तो ये टेस्टिंग में 8 है, टेस्टिंग में 8 है और इसको आप प्लस करवाओ, कुछ भी करवाओ इसको, इसकी अगर टाइप ऑफ, इसको कॉल किया मैंने, इसकी टाइप ऑफ देख ली तो नंबर आ रही है, सही है, फंक्शन नहीं आ रही। अगर मैं ये कॉल नहीं करता फिर क्या टाइप आती, पूरा फंक्शन आ जाएगा, ठीक है, पूरा फंक्शन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल नहीं किया उसको, पूरा फंक्शन ही वो उसका पूरे का रेफरेंस पास कर दिया, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन किसी का? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अच्छा यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज दी हुई हैं। वही सारी एग्जांपल्स हैं जो हमने की हैं अभी। हाउ टू रिमेंबर पैरामीटर्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स। भाई अगर कोई टेस्ट हो आपका तो फिर आपको याद करना है, वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें हमने कोई और चीज़ तो नहीं देखी थी। हाँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, सही है। अच्छा अब भाई बात इसमें यह है, ये जो फंक्शन है, थोड़ी सी खामोशी रखें प्लीज़। अच्छा फंक्शन जो है ये, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ पास नहीं करता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या आ जाता है मेरे पास, NN आ जाता है। NN क्यों आ जाता है, कोई बता सकता है? नॉट नंबर क्यों आया? नहीं इस वजह से नहीं आया। अगर तो देखो मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो कोई नंबर नहीं दिया, तो कोई नंबर तो अभी भी नहीं दिया, अभी तो 0 आ रहा है। पर आपने 2 पैरामीटर पास किए ना? हाँ यहाँ आपने वैल्यू 1 दी, तो NN क्यों आ रहा है ये बताओ, नॉट नंबर क्यों आ रहा है? नहीं इस वजह से नहीं आ रहा है,
इस वजह से आ रहा है कि बी अनडिफाइंड है। 5 प्लस अनडिफाइंड इज इक्वल टू NaN। ठीक है, बी है 5 प्लस अनडिफाइंड इज इक्वल टू NaN या नॉट अ नंबर, ठीक है। तो इस वजह से आ रहा है बी अनडिफाइंड है ना, प्रिंट करवा के दिखाने की जरूरत है, नहीं नहीं ठीक है। तो अच्छा, इसका अब क्या हल हो सकता है? एक हल इसका ये है कि मैं यहाँ दे दूँ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये भी एक अलग से चीज़ होती है। अगर मैं कोई चीज़ पास नहीं करता तो वो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू ले लेता है। हाँ, कुछ भी दे सकता हूँ मैं दे के दिखाता हूँ आपको। मैं एक दफ़ा ज़रा प्रिंट भी कर लेता हूँ। लॉग, ये चला हटा देते हैं। a इज इक्वल टू ए की वैल्यू, b इज इक्वल टू बी की वैल्यू, सही है। तो a में क्या आ गया 5, b में क्या आ गया 0। क्यों आ गया? मैंने तो पास ही नहीं किया। डिफ़ॉल्ट, अच्छा डिफ़ॉल्ट में अगर मैं इसको पास कर दूं तो क्या होगा? चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? हाँ कॉन्कैटिनेट हो गया ना। हाँ, पास भी हो गया और कॉन्केटिनेट भी हो गया यहाँ पे, और रिटर्न भी हो गया, प्रिंट भी हो गया, सब काम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पास कर देता हूँ 6 पास कर देता हूँ, अब क्या रिटर्न होगा? रिटर्न क्या होगा? 11 रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न 11 होगा, रिटर्न, ठीक है। इस फंक्शन से जो वापस मुझे चीज़ मिलेगी वो इस पूरी कैलकुलेशन होने के बाद मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। कैसे? क्या करूँ? इसकी जगह 2 लिख दूँ, 2 लिख दूँ। अभी कुछ भी नहीं समझेगा, 11 ही आएगा। अच्छा, ये जो 2 है ये सिर्फ तब चलेगा जब पैरामीटर पास नहीं हुआ, ठीक है। अभी तो हुआ है, तो बोल रहा है भाई काम मैं सही सही कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ भी मिल गई, ये चीज़ भी मिल गई, मैं बिल्कुल सेट चल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पास नहीं करता हूँ तो फिर ये 2 मानेगा और 7 प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का तो यार पूछ लें। आप लोग सवाल नहीं पूछते, बहुत अजीब लगता है मेरे को। यार ऐसे इतना मक्का नहीं लगा तुम, मैं समझाता हूँ समझ आ जाती है। कोई भी हो समझाने वाला, कोई सवाल तो आते हैं। मैं अगर किसी क्लास में बैठा हूँ तो मेरे को तो बहुत सारे उल्टे सीधे सवाल आते हैं। अच्छा, तो इसमें और क्या है भाई? इस पे भी हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं, सही है। अच्छा, बेहतर ये मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ 0 दे दूँ मैं, क्योंकि 5 प्लस 0 NaN नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5 ही होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है भाई? और क्या होता है? ये होगा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, एरो फंक्शन। अच्छा, एरो फंक्शन क्या चीज़ होती है भाई? उसको भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इफ़ी। क्या देख लेते हैं? सब बोले पहले। क्या पढ़ेंगे अभी? इफ़ी पढ़ेंगे। ऐसा लग रहा है किसी पालतू कुत्ते का नाम है। अच्छा, तो ये ऐसे होगा, यहाँ पे 2 गोल ब्रैकेट्स लगाई मैंने, ठीक है। इसके अंदर लिखा फंक्शन, उसके अंदर फिर मैंने नॉर्मल फंक्शन बना दिया, और उसके अंदर मैंने लिख दिया ये कोड बिना ठीक है, ये कोड बिना इन्वोक किए चल जाएगा। अच्छा, इसको मैं ज़रा बंद कर दूं, टेस्टिंग को बंद कर दूं और इसको भी बंद कर दूं। जी, ये क्या पहले? हाँ, पहले नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। सर इसको दूसरा नाम और नाम भी है इसका ना, यानी यही मुझे तो एक ही पता है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। प्यार से इसको क्या बोलते हैं? इफ़ ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैंने फंक्शन पास कर दिया और यहीं पे मैंने इसको कॉल कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके आखिर में और शुरू में ना ऐसे ये जो होता है, क्या कहते हैं इसको, सेमीकोलन, ये लगाना ज़रूरी है, समझे आप, ठीक है। शुरू में भी लगा दें तो अच्छी बात है। अच्छा, इसमें क्या है भाई, जो भी फंक्शन मैं इसको दूंगा ये हाथ के हाथ उसे चला देगा, इसका ये काम है बस। ये कहीं कहीं यूज़ होता है, कोई कोड अगर ऐसा है जो फंक्शन में मुझे
या तो एसिंक्रोनस काम करना है या फंक्शन में कोई काम करना है ताकि वो स्कोप उसका डिफरेंट हो, ठीक है। तो वो काम इसके अंदर मैं कर सकता हूँ और मैं इसको डायरेक्ट कॉल करवा दूंगा, मुझे अलग से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट जैसी ये लाइन पे वो कोड आएगा वो चल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं, और क्या है हमारे पास। एरो फंक्शन में यार कुछ भी नहीं है, एरो फंक्शन में क्या है, चलो मैं टाइप करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये अच्छा है, कमेंट्स यहाँ पे पहले से डले हुए हैं तो हम कमेंट्स भी छाप लेते हैं। ये क्या था, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स थे ना, ये वाला जो था ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है इतना, इसको देख लो, हाँ नज़र आ रहा है ना। इसके बगैर भी फंक्शन तो चल जाता है अपना। अब एरो फंक्शन क्या है भाई, एरो फंक्शन असल में होता है बस इतना सा सिंटेक्स है एरो फंक्शन में, ठीक है, लेकिन इसे हम सेव करते हैं किसी वेरिएबल में। अच्छा, अभी पहले तो हम एक काम करते हैं, माई न्यू फंक्शन इज इक्वल टू, पहले मैं ये फंक्शन बनाता हूँ, बगैर नाम वाला एक नॉर्मल फंक्शन बनाया मैंने, ठीक है। न्यू फंक्शन, अच्छा, और इसको अब मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ, माई न्यू फंक्शन का वेरिएबल और इसी को मैं कॉल कर दूंगा तो ये कॉल हो जाएगा। अच्छा, इसको बंद कर दें फिलहाल। तो ये कैसे कॉल हुआ, इसको ज़रा देख लें गौर से। फंक्शन बनाया मैंने, यहाँ से यहाँ तक क्या है, फंक्शन है। उस फंक्शन को कहाँ सेव करवा दिया मैंने, वेरिएबल में। ये है बगैर नाम वाला फंक्शन, गुमनाम फंक्शन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं इंग्लिश में नहीं, ये एरो है ही नहीं इसमें कहीं। ANNOYNOMAS, क्या स्पेलिंग है एनोनिमस की, स्पेलिंग बताओ ना, स्पेलिंग सजेशन। हाँ, ये मैं बताता हूँ अभी, क्या नहीं होगा। हाँ, NOUS, अच्छा, ये एनोनिमस फंक्शन है। ये भी मतलब कहीं कहीं हमें ये पास करना पड़ता है, कहीं अगर फंक्शन का नाम नहीं देना, किसी और चीज़ को फंक्शन पास करना है, ठीक है। अभी किसी को पास करने वाला केस हमारे पास तो नहीं आया, बाद में बहुत आएगा कि जैसे रिएक्ट की लाइब्रेरी, वो मुझे बोली भाई एक फंक्शन मुझे दे दो, मुझे चाहिए अपने काम के लिए। वैसे हमने यूज़ ये शायद किया होगा ऐड इवेंट लिस्टनर में, वो यहाँ नहीं पड़ा ना, उसमें भी हम एनोनिमस फंक्शन ही पास करते हैं। खैर, एनोनिमस क्या होता है, जस्ट उसका नाम नहीं होता बस, और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, टेस्टिंग3 नाम दे दिया मैंने, तो भी ये चल रहा है, न्यू फंक्शन भी चल रहा है। अब इसको कॉल करने के लेकिन दो तरीके हैं, एक क्या है, या तो मैं टेस्टिंग3 कॉल कर दूं, टेस्टिंग3 इज़ नॉट डिफाइंड, नहीं ऐसा नहीं करो यार। अच्छा, इसका मुझे आइडिया नहीं है क्या है, शायद ये टाइप मॉड्यूल की वजह से तो नहीं आ रहा। टेस्टिंग 3 नहीं, लेट करके भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं मिल रहा ऐसे, लेकिन ये सही है एनोनिमस फंक्शन जो है हमारा। अच्छा, ये ऐसे कॉल नहीं होता, मेरे ख्याल से होता था, लेकिन चलो। अच्छा, ये एरो नहीं था, ये कौन सा था, बल्कि नहीं, ये एनोनिमस था, और अब हम बनाते हैं एरो। एरो में क्या होता है, ये फंक्शन का कीवर्ड नहीं आता, इसकी जगह क्या आ जाता है, इधर एक एरो आ जाता है बस, तो ये बन गया ये फंक्शन, ठीक है। अब इसमें एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि भाई नॉर्मल फंक्शन और
एरो फंक्शन में क्या फ़र्क है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपने इसकी तैयारी खुद से करके आनी है। होमवर्क एक आपका छोटा सा क्या है, एरो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो आपने डिफरेंस पता करना है और इसको बस समझ लेना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। और कोई सवाल हो इसमें किसी का? सर काम डिफरेंस बिटवीन मेरे से पूछ लो भाई, मेरे से पूछ लो, सर मैं भी हूँ क्लास में। हेलो, मैं भी हूँ, कोई सवाल हो मेरे से पूछ लिया करो। हाँ, और क्या हुआ? काम एक ही करते हैं सर। काम, हाँ 19-20 का फ़र्क है, लेकिन काम एक ही है, दोनों फंक्शंस ही हैं, ठीक है। और कोई सवाल किसी का? रिजल्ट को हमने यहाँ से रिटर्न करवाया था। अच्छा, ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। ये बातें हैं, रिटर्न लास्ट में होगा, ठीक है। रिटर्न सिर्फ एक बार हो सकता है, रिटर्न के बाद फंक्शन नहीं चलता, ठीक है। कोई भी फंक्शन जब कुछ रिटर्न नहीं करता तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है। अच्छा, ये क्या बात की भाई इन्होंने, कोई भी फंक्शन जब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो क्या रिटर्न करता है, बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ये समझ आई बात? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लगाया console.log, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ लिख दिया, इसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आएगी, प्रिंट होगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया तो क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। अगर मैं इसके अंदर कोई चीज़ रिटर्न करता, उसको बोलता भाई 5 रिटर्न कर दो, तो ये 5 रिटर्न, लेकिन अगर कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही है एक फंक्शन से तो क्या रिटर्न होगा, अनडिफाइंड रिटर्न होगा। ये बात आपने याद रखनी है, इसकी बेस पे MCQs आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न करना लाजमी होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या, आप नहीं भी रिटर्न करो तो मसला नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होगा, अनडिफाइंड रिटर्न, अनडिफाइंड रिटर्न होगा, सही है। अच्छा, इफ ये सारे हो गए, रेस्ट हो गया। रेस्ट क्या करता है भाई, जितने एक्स्ट्रा पैरामीटर्स होंगे, जैसे मल्टीप्लाई का फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने बोला कि भाई आपके पास जितनी भी वैल्यूज आए आपने सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 वैल्यूज तो आ गई, पहली ये 2 वैल्यूज आ गई ना। अच्छा, ये मिसाल है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैं डायरेक्ट C भी कर सकता था, ये दोनों मैं ना लिखता, वो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। खैर, इसमें A और B में क्या आ जाएगा, 4 और 14 आ जाएगा, ठीक है। C में क्या आ जाएगा, बाकी सारे किस शक्ल में, एरे की शक्ल में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, C को वैसे ही हमने प्रिंट करवाया था। अच्छा, रिजल्ट में मैंने क्या किया, A और B को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बाकी का जो एरे था उस पर लूप चलाया, ठीक है। और लूप में हमने क्या किया, रिजल्ट के अंदर जो पहले वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दिया अभी वाली वैल्यू के साथ, मतलब सब वैल्यूज का सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और एंड में क्या कर दिया, रिजल्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। और क्या है, हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, ये एंड में करेंगे एवरेज के बाद, ठीक है। इसको बंद करेंगे। ओ अच्छा यार, ये एवरेज वाला जो है, ये जो है होमवर्क देते हैं, देगा दिल तो मेरा कर रहा है करवाने का, लेकिन समझ आ रहा है होमवर्क से।
इसमें क्या था? वही अच्छा वो आपने समझा दिया। समझ नहीं आ रहा था इन लोगों को कैसे बनाया। हाँ सही है। वैसे ये अगर ये वाला जो है ना क्या था ये पकड़ में कैसे आएगा? उससे हैंड से तो नहीं आता। वो ये कर्सर बना हुआ है ना, ये वाला लॉक खोलेंगे। हाँ, तो वैसे ये वाले जो डब्बे हैं ना इधर होते तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन चलो वही तो यहाँ भी बना लो तुम लोग। अच्छा खैर अभी एक आपका असाइनमेंट एक और है, एक ही है आज का, तो हर क्लास का एक होता है। आज का ये है भाई, एक फंक्शन आपने बनाना है, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी रख दें, लेकिन बेहतर क्या होगा आप उसका क्या नाम रखें? AVERAG, एवरेज, ठीक है। उसको हम कॉल करें, उसको हम पास करें एक एरे में भले एक वैल्यू हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हो, वो फंक्शन क्या करे, उनकी एवरेज बना के मुझे रिटर्न कर दे, ठीक है। एक फंक्शन बनाना है जो एवरेज कैलकुलेट करेगा बस। अगर हम इसको एरे में ना भी दें जल्दी, हाँ एरे में दे ना दे इतना मसला नहीं है, मुझे एरे का मसला नहीं है। बगैर एरे दो, एरे के साथ हो बगैर एरे के हो, मसला नहीं है, ठीक है। एवरेज पता है क्या होती है? इसकी एवरेज क्या है, जरा कैलकुलेट करो। इसकी एवरेज क्या है? कैलकुलेट कैसे होती है ये पता है किसी को? कैसे होती है? आप प्लस पहले प्लस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिमाग मेरा भी नहीं चलता मैथ्स में। 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 4 क्या आ गया? 37 आ गया, सही है। अब क्या करेंगे? 37 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे डिवाइड? 6 क्या है? टोटल वैल्यू, ये याद रखनी है बात। तो अच्छा अगर यहाँ पे 4 नहीं होता फिर हम किससे डिवाइड करते? 5 से। क्यों? टोटल नंबर से हमने डिवाइड करना है। अभी क्या लिख दूं मैं? 6 लिख दूं, तो एवरेज क्या आ गई? 6.1। तो इस फंक्शन को रिटर्न करना चाहिए 6.1, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके, ठीक है। 2 तक राउंड ऑफ करना है, ये नहीं कि 2 के बाद सब उड़ा दिया आपने। तो खैर ये एडिशनल चीज़ है, ये आप कर लेंगे ना। इसमें क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल है इसमें? हाँ, इसमें मैं कोई भी वैल्यू दूं, मतलब इसको चेंज कर दूं मैं, और मैं ऐसे इसको क्या कहते हैं, ऐसे वैल्यूज दूं, कुछ भी दे दूं मैं इसको, आपके कोड को चलना चाहिए, सही है। खामोशी रखें तो फिर हम जरा थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। आप कह रहे थे एक तो एरो फंक्शन बनाना देख लेते हैं हम। ये आपका जो है असाइनमेंट है, ASSIGNMENT असाइनमेंट। अच्छा इफ़ी क्या है भाई? इफ़ी कहाँ गई? ये रही इफ़ी, ठीक है। इसमें हम क्या, इसमें हम एरो फंक्शन भी पास कर सकते हैं, मतलब मैं ये फंक्शन ना लिखूं, ये फंक्शन में ना लिखूं, यहाँ पे बना दूं एरो। ये पूरा एक एरो फंक्शन है इतना। अगर आप इफ़ी को भूल जाएं, ठीक है। इफ़ी का किसने पूछा था? अच्छा अगर आप इफ़ी को भूल जाएं, ये जो है ना सिंपल, ये एरो फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है? एरो फंक्शन, इतना ही होता है बस। एरो फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? गोल ब्रैकेट्स। अच्छा ये गोल ब्रैकेट्स वही गोल ब्रैकेट्स हैं जो फंक्शन की गोल ब्रैकेट्स हैं। इसका मतलब क्या कि इसके अंदर पैरामीटर्स आ सकते हैं। याल भाई ये जरा देखें, नजर मारे, बातें कौन कर रहा है? एरो फंक्शन को कॉल, इस वाले को कैसे करेंगे? इस वाले को नहीं कर सकते, इसका नाम नहीं है कोई, ठीक है। इस वाले को कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं अभी। हाँ इसको वेरिएबल में सेव कर लेंगे। लेट का वेरिएबल भी बन सकता है, कॉन्स्ट का भी बन सकता है, लेकिन लेट का बनाना फायदेमंद नहीं है, सही है। एच के साथ मैंने इसको बनाया एच, और इसको मैंने कॉल कर दिया, तो ये ऐसे ये हो गया, सही है। अभी वो एरर आ रहा है एवरेज का ना,
क्योंकि एवरेज का फंक्शन तो आप लोग बनाएंगे। अच्छा, दूसरा इसको मैं लेट के साथ भी कर सकता और कॉन्स्ट के साथ भी कर सकता हूँ। बेहतर ये है, क्यों? क्योंकि भाई अगर कभी ऐसा हो एच जो है वो रीअसाइन हो गया किसी और फंक्शन से, ठीक है। तो अभी तो कॉन्स्ट है ना, कॉन्स्ट में तो लेट में देखो चेंज हो गया, मतलब फंक्शन पहले बना था उसको फिर हमने दरमियान में क्या कर दिया, रीअसाइन कर दिया, ठीक है, रीअसाइन कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये फंक्शन जो कॉल होगा वो दूसरा वाला कॉल होगा। लेकिन अगर मैं इसको कॉन्स्ट के साथ बनाऊं, 100% ऑफ द टाइम ये कॉन्स्ट से ही बनता है फंक्शंस जो होते हैं ना, लेट से बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो अब ये रीअसाइन नहीं होगा और हमारा कोड बिल्कुल सही सही चलता रहेगा। हम क्या पढ़ रहे थे, इफ़ी पढ़ रहे थे। इफ़ी क्या है, इस पूरे को रैप कर दो एक गोल ब्रैकेट में, एंड में लगा दो एक और गोल ब्रैकेट, ठीक है। एच एच इज नॉट डिफाइंड, अब ये फंक्शन तो है ही नहीं, लेकिन ये जो फंक्शन है क्या होगा, खुद ही कॉल हो जाएगा। क्या होगा, खुद ही कॉल हो जाएगा, सही है। स्टार्ट में सेमीकोलन तो लगा ही नहीं। हाँ वो मसला नहीं है इतना, लेकिन कई कई मसला करता है ये। नहीं लगाऊं तो भी ये मसला नहीं है, लेकिन ये कई कई मसला करता है, नीचे का कोड चलने में ना मसला होता है इसमें। अभी एरर किस पे आ रहा था, ये एक एरर आ नहीं रहा था पहले। अच्छा सही है, इफ़ी हो गया। और एक और क्या था, असाइनमेंट क्या था ये पूछा था ना किसी ने। असाइनमेंट ये था भाई, ये एक फंक्शन बनाना है आपने, ऐप जो दिखाई थी, ऐप जो दिखाई थी उसमें क्या चीज़ नहीं समझ आई, प्लस कैसे हो रहा है यार, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वीडियोस देख लें मेरी वीडियोस में, प्लेलिस्ट में देख लें पुरानी वीडियोस, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा वो वीडियोस में एक कम है, लेकिन वो कल तक आ जाएगी, वो कल तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी, ठीक है। हाँ जिसको मिल जाए ग्रुप में डाल दो। नहीं, प्लेलिस्ट में ना एक दिन बाद आ जाएगी, एक काम है वो किसी को भी नहीं मिलेगी अभी, वो एक दिन बाद प्लेलिस्ट में खुद ही ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आप देख लें, प्लेलिस्ट का लिंक वैसे भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। और कोई इसमें सवाल? अच्छा और क्या था, ये वाला असाइनमेंट। अच्छा इसमें ये करना है, आपने एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, जो कि मैं अभी बनाता हूँ। कॉन्स्ट ए वी ई एवरेज इज इक्वल टू गोल ब्रैकेट एंड एरो फंक्शन, ठीक है। इस वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया ये फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी लॉजिक लिखनी है जो क्या करे, इन तमाम नंबर्स का एवरेज निकाल के दे मुझे। वो लॉजिक तो आप बताएंगे ना, जॉब आपको चाहिए मुझे चाहिए। तो अच्छा यहाँ पे आपने जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म की, रिटर्न आपने क्या करना है, एवरेज को रिटर्न करना है। एवरेज अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो भी आपका काम किसी काम का नहीं है, सही है। अच्छा रिजल्ट रिटर्न होगा ना। हाँ, जो भी इसका रिजल्ट होगा या जो एवरेज बनेगी वो आपने रिटर्न कर देनी है। तो इसकी एवरेज क्या कैलकुलेट, अच्छा नंबर्स कोई भी हो, मतलब नंबर्स की कितने नंबर्स होंगे वो भी डायनामिक है। क्या पता भाई 2 नंबर्स हो, क्या पता इतने नंबर्स हो, आपने ऐसा कोड लिखना है कि वो उसको खुद से कर दे, अकोमोडेट कर दे, ठीक है। क्या पता मैंने एक ही नंबर दिया और वो 0 दे दिया, फिर क्या होगा, 0 आएगा। अच्छा 0 हो तो अगर एक ही नंबर है और 0 है तो फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल नंबर उसको डिवाइड करना होता है लेंथ से ना। तो जो फॉर्मूला है उस पर जो भी नंबर्स आ जाएं मसला नहीं होता, ठीक है। इधर हम ये चेक नहीं कर सकते कि आर्गुमेंट की टाइप क्या आ रही है, किस टाइप का आर्गुमेंट आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, नंबर आ रहा है। कर सकते हैं पैरामीटर के अंदर, जिधर हमारे पैरामीटर के अंदर ही, पैरामीटर के अंदर ही अगर हमें टाइप चेक करनी है तो वो टाइप स्क्रिप्ट से होती है वो चीज़ ना। अच्छा वो जो कॉलन लग के, तुम्हें तो पढ़ाई थी ना। हाँ कॉलन लग के ही होती है ना टाइप, उसकी वो टाइप पता है। अच्छा और क्या चीज़ पूछी थी आप लोगों ने,
एक और भी चीज़ थी अभी, हाँ स्कोप्स पढ़ाना था। और सवाल आपने क्या पूछे थे? सेट इंटरवल वो तो बाद में, स्कोप्स देख लेते हैं अभी। सवाल जो है स्कोप्स का, इस कोड में कोई और सवाल हो किसी का? अच्छा गिटअप पे पुश करने का पूछा था, किसने पूछा था? आ गया, लैपटॉप चला रहे हो? हाँ ज़रा अभी देख लो इधर, मैं बता देता हूँ। अच्छा ये है किसी और का कंप्यूटर है? हाँ सर वहाँ से जो गिटअप पे अपना नेम वो करने से जो लिंक जनरेट जो कमांड डालनी होती है ना, नेम और बिल्कुल शुरू से गिट की कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूँ। क्या चीज़? गिट की कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है। ना अपना नेम और ईमेल सेट करते हैं, यूजर नेम सेट करते हैं। हाँ वो ना नेम जो सेट करते हैं, हाँ वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले एक चीज़ मैं ये देख लूँ यहाँ पे, अच्छा इसको चलो बाद में देखते हैं। मैं आ जाता हूँ जो नेम और ईमेल सेट करते हैं, ठीक है, वो आप आओगे मेरी क्लास रेपोजिटरी में, ये आपको एक चीज़ मिल जाएगी। इसमें एक लिंक होगा, यहाँ पे एक आर्टिकल का लिंक होगा, वो भी देख लेंगे। पहले तो ये है हमारे पास, ये सेट करने की कमांड है। वैसे ये आर्टिकल में होगा मेरे पास ना, होस्टिंग ऑन गिटहब पेजेस, व्हाट इज गिटहब, पुश टू गिटहब। अच्छा होस्टिंग अलग है, पुश टू गिटहब, ये इसका लिंक मिल जाएगा आपको, सही है। इसमें क्या है, पहले तो इंस्टॉल का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आपने जाना है, इंस्टॉल कर लेना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके वर्जन चेक करेंगे आप अपने उस टर्मिनल में, मिल जाएगा। इंस्टॉल तो होगा सबके पास। अच्छा उसके बाद ये दो कमांड्स हैं, इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये क्या है, नेम सेट करता है, और ये क्या सेट करता है, हाँ यहाँ पे नेम की जगह अपना नेम और ईमेल की जगह अपना ईमेल लिख के कहीं पे भी टर्मिनल पे ये आपने चला देना है, ठीक है। अच्छा इस पीसी में आजकल मसला ये आ रहा है कि जो ईमेल की कमांड है ना, अच्छा मैं अप एरो करता हूँ ना तो ये पूरी कमांड वापस आ जाती है। उसके बाद ये बोल रहा है भाई पहले वाला जो ईमेल है ना वो चेंज नहीं हो सकता, तो आप उसके बाद लिख दो रिप्लेस ऑल, जो पहले वाला ईमेल है उसको रिप्लेस करना है मैंने, तो पुराना वाला हटा के ये ईमेल सेट कर देगा। सेट कर दिया इसने। उसके बाद क्या है भाई, इधर देखते हैं स्टेप्स। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया गिटहब पे तो अकाउंट बना लें। अच्छा ये जो पहले 4 स्टेप्स हैं, सेट करने वाला और ये सारे स्टेप एक ही बार होंगे, रोज रोज नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोलता है, एक नई रेपोजिटरी बना लो github.com पे, न्यू का बटन एक आता है ना, वो आता है सबको बनानी रेपोजिटरी, नहीं तो आप इस लिंक पे जाएं github.com/new, यहाँ से भी एक न्यू रेपोजिटरी बन जाती है। अच्छा सर जुबैर लॉगिन हुए हैं, लॉग आउट करके नहीं गए, दिस इज नॉट गुड सर जुबैर। अच्छा ये भी संजवाम के स्टूडेंट हैं। खैर अभी हम यहाँ न्यू रेपोजिटरी बना लेते हैं। क्या लिखे भाई, एग्जाम्पल B11 नाम मैंने रख दिया इसका, कोई भी, बाकी सब चीज़ें डिफ़ॉल्ट छोड़ के मैंने क्या कर दिया, क्रिएट कर दी, ठीक है, क्रिएट हो गई। अब इधर आते हैं, उसके बाद ये क्या बोल रहा है भाई, बाकी सारी सेटिंग्स को ऐसे ही छोड़ दो और ये लिंक कॉपी कर लो, कोड पे जाके ये लिंक आता है, ये कॉपी कर लो, नहीं तो अगर आपके पास पहली दफ़ा आपने बनाई है तो यहाँ से लिंक कॉपी कर लो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है भाई, रन दिस कमांड इन अ न्यू फोल्डर। इसका मतलब कि आप क्या करो, एक न्यू फोल्डर बनाओ। न्यू फोल्डर बन गया, उसके अंदर मैं गया, यहाँ पे क्या खोला मैंने, cmd, उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, git clone, और ये कमांड मैंने पेस्ट कर दी, ये लिखा हुआ है ना git clone, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, वो जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब ये वार्निंग आ रही है कि आपकी रेपोजिटरी एम्प्टी है, लेकिन मसला नहीं है, हमें एम्प्टी हमने बनाई है। तो देखो लेकिन क्या हुआ, रेपोजिटरी के नाम का एक फोल्डर आ गया। इस फोल्डर के अंदर आपको एक चीज़ लाजमी मिलेगी, वो है .git। इस .git में ओरिजिन वगैरह, ब्रांच वगैरह सब सेट हुई हुई है पहले से, इसमें कुछ भी सेट करने की ज़रूरत हमें
नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई इसके अंदर, अच्छा एक और बात, कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा फाइल एक बना लेते हैं, न्यू फाइल टेक्स्ट फाइल, ठीक है, एक फाइल बना ली मैंने। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं पुश, उसके बाद कौन सी कमांड्स होती हैं, गिट ऐड होता है ना, गिट ऐड चलेगा यहाँ पे, गिट ऐड यहाँ पे नहीं चलेगा। ये बोलेगा भाई आप जहाँ पे कमांड्स चला रहे हैं वो एक गिट की रेपोजिटरी नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे डॉट गिट का फोल्डर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखो ये जो टेक्स्ट फाइल इधर पड़ी है ना, मैं इधर गिट को ढूंढ रहा हूँ, इधर गिट है ही नहीं, गिट कहाँ है, इसके अंदर है। तो मुझे टर्मिनल में भी क्या करना पड़ेगा, उस जगह पे जाना पड़ेगा। कैसे जाऊंगा मैं, CD क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी क्या होती है, फोल्डर को कहते हैं। अच्छा अभी यहाँ क्या लिखूँ मैं, क्या नाम है मेरे फोल्डर का, एग्जाम्पल नाम था ना, रेपोजिटरी के नाम का फोल्डर बनता है, इसका नाम क्या है, एग्जाम्पल। अच्छा तो एग्जाम्पल आ गया, उसके बाद अच्छा EX लिखा मैंने और टैब दबा दिया तो उससे कंप्लीट हो जाता है नाम। अगर कंप्लीट ना हो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो एंटर किया, अब मैं उस फोल्डर के अंदर चला गया हूँ। अच्छा कैसे पता चलता है मैं चला गया हूँ, ये जो पाथ है ना, ये पाथ ये होता है कि आप C ड्राइव के अंदर यूजर के फोल्डर के अंदर, SMIT के यूजर के अंदर, डेस्कटॉप के फोल्डर में, इस फोल्डर के अंदर हो, ये पूरा पाथ होता है। तो अब पाथ चेंज हो गया, उस पाथ में हमारे फोल्डर का नाम भी आ गया, ठीक है। अच्छा मुझे बैक जाना है तो मैं क्या करूंगा, CD डॉट डॉट से मैं बैक आ गया, फिर मैं अगर CD डॉट डॉट करूं मैं दोबारा बैक आ गया, सही। फिर मुझे दोबारा जाना है तो मैं क्या लिखा, न्यू FOLDER न्यू फोल्डर 2, उसके अंदर, उसके बाद में कहाँ चला गया, एग्जाम्पल में आ गया। अच्छा इसमें एक और बात थी, हाँ अभी मैं कहाँ पे, मतलब अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, देखो ये टर्मिनल चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो इस जगह पे क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, एक टेक्स्ट फाइल है और एक फोल्डर है, ठीक है। अब मैं अगर टर्मिनल पे हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इस जगह पे क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं लिखता हूँ dir, ये वैसे गिट के अलावा है, टर्मिनल यूज़ करना सिखा रहा हूँ मैं। तो dir करता हूँ तो ये आप यहाँ पे आ जाता है कि एक फोल्डर है, dir मतलब डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी है इस नाम की और एक फाइल है, ठीक है, एक फाइल है और ये 3 फोल्डर बता रहा है। वो शायद नेस्टेड वालों को भी बता रहा होगा, लेकिन ये 2 चीज़ें अभी हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो मैं दोबारा करता हूँ CD एग्जाम्पल और अभी मैं दोबारा लिख देता हूँ dir कि भाई इस जगह पे क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। तो ये वैसे बाकी डिटेल भी आ रही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, फाइल नहीं है वो, अच्छा हाँ सही है। अच्छा अब मैं लिखता हूँ, अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे मेरे पास डॉट गिट है, तो मैं लिखता हूँ गिट ऐड, तो ये ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया, फाइल ऐड हो गई, फाइल ऐड नहीं हुई क्योंकि इधर तो कोई फाइल ही नहीं थी, ठीक है। तो चलो मैं लेकिन सारी कमांड्स एक दफ़ा चला देता हूँ, git commit -m न्यू कमिट। ये बोल रहा है भाई कुछ कमिट करने के लिए था ही नहीं, आपने कोई ऐड ही नहीं की चीज़, तो कैसे ऐड होगी, इसको मैं इसके अंदर डालूंगा। अच्छा ये थोड़ा जूम नहीं होता, तो ये जो है ना, ये 2 चीज़ें डॉट गिट के बराबर में जो भी चीज़ होती है ना वो पुश होती है, जो चीज़ डॉट गिट के बराबर में नहीं है वो पुश कभी भी नहीं होगी, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ अगर पुश करनी है तो आपने उसको कहाँ रखना है, डॉट गिट के बराबर में रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कोई फोल्डर भी बनाऊँ तो वो भी पुश हो जाएगा, लेकिन शर्त क्या है कि वो डॉट गिट के बराबर में, अगर डॉट गिट से पीछे है तो पुश नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये हो जाना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, अप एरो दबा के वो गेट ऐड की कमांड दोबारा ले आता हूँ, कमिट की कमांड दोबारा लाया मैं, तो अब ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं, कमिट हो चुकी हैं, सही है। अब क्या आखिरी स्टेप है हमारे पास, अब इस वाले केस में जो अभी हमने सीखा, इसमें ऐड ओरिजिन करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें
जो ब्रांच वगैरह सेट करते हैं वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, डायरेक्ट गिट पुश। देखते हैं होता है नहीं होता। नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं विंडोज़ का बटन दबाता हूँ और लिखता हूँ CR क्रेडेंशियल मैनेजर। क्या लिखता हूँ? क्रेडेंशियल मैनेजर। तो ये खुल गया क्रेडेंशियल मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर ये सारे क्रेडेंशियल्स आते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ ऐप्स के। इसमें गिटअप का आ रहा है। अच्छा गिटअप किसने लॉगिन किया हुआ है? अब्दुल्ला ने लॉगिन किया हुआ है, मतलब इस केस में ना। तो मैं ये इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब ये हो क्या रहा था कि अब्दुल्ला जो है वो जुबैर की रेपोजिटरी में पुश करना चाह रहा था। अब्दुल्ला को एक्सेस नहीं है, अकाउंट किसी और का है। तो वो मैंने एक्सेस, इस कंप्यूटर को फिर मैंने भुला दिया कि भाई कौन लॉगिन था। अब मैं जब दोबारा गिट पुश करूंगा तो वो क्या आएगा, पूछेगा भाई लॉगिन करो। ये तो देखा हुआ है ना, बस इससे साइन इन कर लेना। आप लोग के पास शायद ये मसला ना आए, लेकिन कभी जैसे किसी और के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या यहाँ सिलानी पे काम कर रहे हो तो फिर ये मसला आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इधर आऊँ ना तो देखो यहाँ पे अभी किसका नाम आ गया? अब्दुल्ला की जगह सर जुबैर का नाम आ गया। उसके अलावा और क्या हो गया? कोड भी पुश हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोड भी क्या हुआ? साइन इन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, लॉगिन हुआ हुआ था इनका ना, इनका लॉगिन हुआ हुआ था। साइन इन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी, इनका लॉगिन हुआ था। टेक्स्ट फाइल आ गई यहाँ पे। और क्या था भाई इसमें? और कोई सवाल था किसी का? अच्छा अगर मैंने यहाँ पे फोल्डर पुश करना है वो कैसे होगा भाई? यहाँ मैं एक बनाऊंगा फोल्डर। ये मेरा फोल्डर है, सही है। इसके अंदर कुछ रखना ज़रूरी है, खाली पुश नहीं होता ये। तो मैं इसके अंदर एक खाली फाइल ही रख देता हूँ। ये फाइल मैंने रख दी बस। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? मतलब एक मैंने फोल्डर बना दिया। ये कैसे पुश होगा भाई? ऐड कमिट पुश, बस हो गया पुश। ठीक है, एक दफ़ा आपने सेटअप कर लिया, लॉगिन वगैरह कर लिया, उसके बाद गिटहब मसला नहीं करता। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएं शुरू में ये काम कर लें और फिर जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहें उसको हाथ के हाथ पुश करते रहें। ठीक है, तो बस हो गया, फोल्डर भी पुश हो गया, उससे कमिट्स भी आपके ज़्यादा होंगे। ये आ गया, फोल्डर आ गया मेरा, सही है। प्लस के निशान से भी तो हमारा कोड खुल जाएगा। नहीं, प्लस का निशान यूज़ नहीं करना है ना, ये ड्रैग ड्रॉप का तरीका है। लेकिन ये एक तो प्रोफेशनली यूज़ नहीं होता, इसमें बहुत सारे मसले आते हैं, बहुत सारे मसले आते हैं। एक फाइल है उसको आपने अपडेट करना है, वो कैसे करोगे? जैसे इसके अंदर एक कुछ लिखा मैंने, कैसे लिखें, अभी लिख के देखें। जैसे ये फाइल है, कोड में कुछ चेंजेस करके फिर उसको अपडेट, उसको कैसे अपडेट करो? जैसे मैंने शेजार लिखा, सेव किया, अभी तो यहाँ ये है ना ऐड कमिट पुश। ठीक है, ऐड कमिट पुश किया तो अब मैं इस फाइल में जाता हूँ तो देखो ये नाम आ रहा है। अब मुझे इसको अपडेट करना है। अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन रिप्लेस में भी बहुत मसले आते हैं। रिप्लेस में पता नहीं चलता भाई किस लाइन में चेंज किया था, किधर किसने क्या चेंज किया। क्योंकि गिट में ये होता है ना, एक इतना, अभी ये जैसे ये भी मेरी रेपोजिटरी है, कितनी बढ़ गई है, कितने सारे फोल्डर्स बन गए। अब मिसाल के तौर पे इस पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा किसने कौन सी लाइन में चेंज किया है। गिटहब से क्या होता है, ये भी पता चलता है कि किसने किस लाइन में चेंज किया है। क्लीन अप के नाम से कहीं कुछ हो ना, अगर जैसे ये फॉर्मेटेड है, इसमें देखो अभी इस पूरी फाइल में ना ये रिप्लेस नहीं हुई है, पूरी फाइल सेम है। इसमें सिर्फ ये लाइन चेंज हुई है और ये लाइन उसकी जगह रिप्लेस हो गई है। रेड का मतलब रिमूव हुआ है, ग्रीन का मतलब ये लाइन ऐड हुई है। तो मुझे एक एक लाइन का पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे स्पेस आया ना एक, तो मुझे स्पेस का भी पता चल रहा है, सही है। लेकिन अगर आप फाइल रिप्लेस करोगे तो पूरी ही वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, पूरी कैसे? जैसे ये तो थोड़ा बहुत चेंजेस है ना इसमें। गिट क्लोन का सेम तरीका है। जैसे अगर कोई पहले से बनी हुई रेपोजिटरी है, आपने उसको क्लोन अगर करना है, यही सवाल है आपका। हाँ, तो वो सेम तरीका है। जैसे ये है ना, कोड के बटन पे क्लिक किया, कॉपी किया, कोई भी एक न्यू फोल्डर बना लिया। न्यू फोल्डर अभी बनाया था वो, ये बनाना, इसी के अंदर आपने बस CMD खोला,
गिट क्लोन और बस आ गया ये। अगर ये किसी और का है तो क्लोन हो जाएगा, आपका है तो आप इसमें पुश भी कर सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे सही, ये अभी ये आ गया, सारा कोड आ गया। तो आपने घर पे कुछ कोड किया, आपको यहाँ पे आके किसी और के कंप्यूटर पे उसी कोड को कंटिन्यू करना है तो आप कर सकते हैं। गेट क्लोन करा और उसके बाद अपना काम किया, उसको पुश कर दिया, फिर घर जाके क्या करेंगे? नहीं, क्लोन नहीं करेंगे, भूल गए तुम। घर जाके जो आपने अलग से चेंजेस अगर कर लिए हैं तो घर जाके आप क्या करेंगे? गेट पुल करेंगे बस। तो क्या होगा? खुद से जो भी नई चेंजेस होंगी वो ले आएगा। ये क्यों आ रहा है? गेट पुल पे एरर क्यों आ रहा है? उस डायरेक्टरी में नहीं है ना। अब गेट पुल करूंगा तो मसला नहीं आएगा। और कोई सवाल इसमें किसी का? और कोई सवाल था किसी का? सब हो गई, सारी चीजें हो गई।